तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी की इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज की कहानी शुरू करूं उससे पहले कई बार कुछ लोगों ने सवाल भेजे थे, तो मुझे लगा कि उसका जवाब मैं शायद टाल रहा हूं, नहीं दे रहा हूं, आज मुझे दे देना चाहिए। मैंने बीच में कोई कहानी सुनाई थी जिसमें डीएनए और फिंगरप्रिंट्स की बात थी। तो कुछ लोगों के सवाल हैं, बड़े वाजिब सवाल हैं कि डीएनए में या फिंगरप्रिंट्स में या डीएनए फिंगरप्रिंट्स में क्या फ़र्क होता है, या ब्लड को लेकर कोई क्राइम सीन या क्राइम इन्वेस्टिगेशन कैसे होता है। तो बड़ी मज़ेदार जानकारी है, इसलिए मुझे लगता है आप लोगों के लिए भी काम की होगी। क्राइम सीन में अक्सर कुछ चीज़ें बड़ी मायने रखती हैं। बहुत सारे अलग अलग तो सबूत हैं, टेक्निकल और बाकी चीज़ें, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, साइंस ने तरक्की की है। लेकिन दो तीन चीज़ें सबसे अहम होती हैं किसी भी जो क्राइम सीन होता है। अब बारी बारी से इसको लेते हैं। पहले लेते हैं खून को, ब्लड। जब पहली बार ये पता चला कि इंसान के अंदर अलग अलग तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, 4 तरह के टोटल, तो उसमें ये हुआ कि काफ़ी फ़ायदा हुआ मेडिकल के फील्ड में भी। वरना जब ये पता नहीं था कि पहले ये माना जाता था कि सभी इंसानों का खून एक जैसा होता है, तो उसमें होता ये था कि अगर किसी को खून की ज़रूरत है तो किसी को भी किसी ग्रुप का उठाकर डाल दिया। अब अगर सपोज़ कोई बी पॉजिटिव है तो उसको ए डाल दिया, ओ नेगेटिव को कुछ और डाल दिया, तो उससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी, क्योंकि अलग अलग ग्रुप के ब्लड डाल दिए गए। लेकिन जब पहली बार ब्लड ग्रुप के बारे में जानकारी सामने आई दुनिया के, कि 4 अलग अलग तरह के कैटेगरी के ब्लड ग्रुप्स हैं, ए, बी और ए बी ओ, तो उसके बाद फिर बहुत सारी चीज़ें बदली। सेम क्राइम सीन में भी ये चीज़ें फिर आई कि कहीं अगर मौके पे किसी का ब्लड मिला तो ये होता है कि चलो इस ब्लड को उठाया जाए और देखा जाए सैंपल करके कि जिसके ऊपर जो सस्पेक्ट है उससे मिलता है कि नहीं। मिल गया ठीक, लेकिन 100% नहीं हो सकता फिर कि ये उसी का हो। क्यों? क्योंकि ब्लड ग्रुप एक लाखों करोड़ों इंसान के हो सकते हैं। अगर सपोज़ मैं ओ नेगेटिव हूँ तो हालांकि रेयर ब्लड है, लेकिन बहुत सारे लोगों का होगा। बी पॉजिटिव हो, बी नेगेटिव हो, तो ये भी बहुत सारे लोगों का होगा। तो उससे काम नहीं बन रहा था कि सिर्फ ब्लड के ज़रिए हम किसी को पुख्ता तौर पर कह सकें कि यही मुजरिम है, इसी ने जुर्म किया। तो ब्लड ग्रुप ने बाकी तो काम ठीक किया, क्राइम के इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं कर पाया। उसके बाद है फिंगरप्रिंट्स। फिंगरप्रिंट्स ने एक तरह से क्राइम की दुनिया में क्रांति लाई। फिंगरप्रिंट्स से ये पता चल सकता था कि अगर कोई भी मुजरिम कहीं मौका या वारदात पर अपने कोई उंगलियों के निशान छोड़ दे तो पकड़ा जा सकता है। लेकिन फिंगरप्रिंट्स की भी कहानी बड़ी अजीब थी। वो ये थी कि जब जिस साइंटिस्ट ने इस फिंगरप्रिंट्स को ईजाद किया तो उस वक्त बहुत सारी चीज़ें कही गई, भेजा गया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उंगली उठाई इस पर कि ये कैसे मान सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स जो है एक आदमी का जब तक वो ज़िंदा रहता है एक ही जैसा हो सकता है उसकी उम्र के साथ, जैसे त्वचा, चेहरा, बाकी चीज़ें बदलती हैं, बाल के रंग बदलते हैं, चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, तो उंगलियों के निशान भी बदल सकते हैं। तो हम कैसे मान लें कि ज़्यादा वक्त के बाद उंगलियों के निशान नहीं बदल सकते हैं? जिन्होंने फिंगरप्रिंट्स को ईजाद किया था फिर उन्होंने कहा ठीक है, 28 साल इंतज़ार किया। 28 साल के बाद उन्होंने दोबारा अपने फिंगरप्रिंट्स के नमूने लिए और फिर उसके बाद उसको उन लोगों के सामने पेश किया। तो फिंगरप्रिंट्स 28 साल बाद भी वैसे ही था जो 28 साल पहले लिया गया था। तब ये पहली बार दुनिया ने माना कि इंसान के फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो बदलते नहीं हैं। और दूसरा, इंसान के फिंगरप्रिंट्स हर इंसान के अलग होते हैं। इस वक्त अगर दुनिया की जो आबादी है करीब मान लीजिए 600 करोड़, हर एक के अलग होंगे, तो फिंगरप्रिंट्स किसी से मैच नहीं करता। तो इसीलिए क्राइम सीन पर फिंगरप्रिंट्स मिल जाए तो फिर अदालत में भी एडमिसिबल है और वो एक पुख्ता सबूत बन जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी जो फिंगरप्रिंट्स भी उतनी बहुत क्रांति नहीं ला रहा था, जैसे ख़ास तौर पर रेप वेप के केस में। इसी के बाद डीएनए आया और डीएनए फिंगरप्रिंट्स। अब डीएनए फिंगरप्रिंट से अलग कैसे था? तो फिंगरप्रिंट्स का मतलब है कि सीधे सीधे आपकी उंगलियों के निशान, चाहे वो हथियार पे हो, जिस जगह पे आपने क्राइम किया हो, उस जगह पर किसी भी चीज़ को आपने छुआ हो, वो आपके उंगलियों के निशान वहाँ छूट जाएंगे, तो उससे आपको पकड़ा जा सकता है। लेकिन डीएनए जो है इससे कई गुना ज़्यादा आगे की चीज़ थी। डीएनए में आपने कोई भी फिंगरप्रिंट्स ना छोड़े। सपोज जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ एक शख्स आए और उसका कोई भी एक जैविक चीज़, सपोज बाल, नाखून, थूक,
वीर्य, पसीना, कोई भी ऐसा एक चीज़ जो उस जगह पे छोड़ दे, उससे पता चल जाएगा कि इस जगह पे वो शख्स आया था, उस डीएनए के टेस्टिंग से। इतना ही नहीं, डीएनए ने क्रांति इसलिए भी लाई कि पहले ये नहीं पता होता था कि ये बेटा किसका है, ये औलाद किसकी है। इवन जानवरों में भी कि ये कुत्ता मेरा है या उसका है, कहाँ से लिया है, इसकी जीन्स क्या है, इन सारी चीज़ों के मसले हल किए डीएनए ने। डीएनए बता देता है कि किसकी औलाद है। डीएनए पूरे आपकी फैमिली ट्री को बता सकता है कि आपके पुश्तों का आपके साथ क्या रिश्ता है। तो डीएनए ने ख़ास तौर पर एक क्रांति ला दी। और डीएनए वो चीज़ है जो दुनिया की हर अदालत में मानी जाती है और उसको आप झुठला नहीं सकते, इसलिए कि हर इंसान का डीएनए बिल्कुल अलग होता है। वो जैसे फिंगरप्रिंट्स है वैसे डीएनए मैच किसी और का हो ही नहीं सकता। मेरा डीएनए बिल्कुल अलग होगा, आपका बिल्कुल अलग होगा। इवन जो जुड़वा भाई, एक बहुत सारे ट्विंस पैदा होते हैं, पैदा एक साथ हुए ट्विंस है, लेकिन उनका डीएनए अलग होगा। तो ये इस्टेब्लिश हो चुका है और इसी वजह से ये सारी चीज़ें अब जो है, जो क्राइम की केसेस में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही हैं। तो फिंगरप्रिंट्स और डीएनए में ये फ़र्क है, साथ में मैंने आपको ब्लड की बताई। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। हो सकता है इस केस में भी अगर डीएनए की ज़रूरत पड़ती तो शायद यह केस सुलझ सकता था, लेकिन उसकी नौबत नहीं आई। कानून को चकमा देने या कानून के साथ खिलवाड़ करने या कानून के जो दुश्मन होते हैं, कानून से लड़ने के हज़ार तरीके सोचते रहते हैं। ये कहानी 2018 की है। कहानी बिहार के भागलपुर की है। नीरज मोदी नाम का एक नौजवान एक सरकारी स्कूल में टीचर था। ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा अमीर घराने का नहीं था, लेकिन अपनी उसकी ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। पढ़ा लिखा रहा था, वो नौकरी लग चुकी थी टीचर की। लेकिन इसी दौरान उसी स्कूल की एक बच्ची के साथ यौन शोषण का केस हो जाता है। इसके बाद बच्ची गवाही देती है और इल्ज़ाम टीचर नीरज पर लगता है। अब जिस स्कूल में नीरज मोदी पढ़ा रहा था, उसी स्कूल की एक बच्ची के साथ रेप का इल्ज़ाम एक टीचर पर। अब लड़की का बयान, घर वालों का बयान, लड़की माइनर थी इसलिए पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें कम से कम साल भर तो आप भूल जाइए कि आपको ज़मानत भी मिलेगी। तो अब केस मजबूत था। नीरज को पुलिस ने पकड़ा, बिहार पुलिस ने, और इसके बाद जेल भेज दिया। इधर पुलिस ने अपनी तफ्तीश पूरी की, चार्जशीट दाखिल कर दी और मुकदमा अब ट्रायल शुरू हो गया। 2018 का ये मामला था। इसी दौरान 2022 में करीब 2 साल बीत गए। 2 साल बीतने के बाद अब ट्रायल अभी चल रहा है, चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। तो कुछ ह्यूमन ग्राउंड पर नीरज को बेल मिल जाती है। नीरज जेल से बाहर आ जाता है। अब बाहर आने के बाद वो अपने घर जाता है। टीचर था, पढ़ा लिखा था। अब घर आने के बाद इधर ट्रायल चल रहा है और अब कभी भी मुकदमे का फैसला आ सकता है और ये तय है कि उसको सज़ा होनी है। लेकिन इत्तेफाक से ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। 27 फरवरी 2022 ये वो तारीख थी जब नीरज की मौत हो जाती है। अब नीरज की मौत हो जाती, नीरज एक मुलजिम है, अभी तक मुकदमा चल रहा है, रेप का केस है उसके ऊपर। अब इसके बाद नीरज के पिता जो हैं उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार हो गया, बेटे की मौत के सदमे से थोड़े ऊपर उबर गए वो। और इसके बाद फिर वो एक रोज़ पहुंचते हैं जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के जो दफ्तर होता है, सरकारी दफ्तर, वहाँ डेथ एंड बर्थ रजिस्ट्रेशन। वहाँ जाने के बाद वो इतला देते हैं कि उनके बेटे की मौत हो गई और उसका अंतिम संस्कार हो गया। अब उसकी डेथ सर्टिफिकेट चाहिए। डेथ सर्टिफिकेट मिल जाती है, लेकिन ये भी है कि आजकल बहुत सारे फर्जीवाड़े होते हैं, तो पिता से पूछा जाता है। तो पिता उनके उस चिता की तस्वीर, ये जो आप इस कहानी में भी देखेंगे, चिता पर लेटा हुआ जब आखिरी अंतिम संस्कार हो रहा है, नीरज की वो तस्वीर, साथ में जिस शमशान से लकड़ी ख़रीदी, इस लकड़ी का बिल, ये सारी चीज़ें उस ऑफिस में जमा कर दी। रजिस्ट्रेशन ऑफिस ने देखा, वो मुतमईन हो गए, संतुष्ट हो गए, उन्होंने डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। अब इसके बाद इस डेथ सर्टिफिकेट को लेकर, चूँकि बेल पे आया था और बेल की एक शर्त थी कि आपको लोकल पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना है, तो नीरज के जो पिता हैं वो लोकल पुलिस स्टेशन में जाते हैं और बताते हैं
कि नीरज जो अभी ज़मानत पर आया, जिसके ऊपर रेप का इल्ज़ाम है, उसकी मौत हो गई और हमने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। ये उसकी डेथ सर्टिफिकेट है, ये उसकी तस्वीर है, ये चिता की तस्वीर है जब हम लोग उसका अंतिम संस्कार कर रहे थे, ये उन लकड़ियों की तस्वीर है जो शमशान में ख़रीदी गई, मतलब, और ये उसका बिल है। अब पुलिस ने भी सारी चीज़ें देखी। इसका पुलिस ने अपनी एक रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बनाकर अदालत में भेजा। अदालत में कहा कि जिस आरोपी के ख़िलाफ़ ये मुकदमा चल रहा था, 2018 का रेप केस, नीरज मोदी, जो एक टीचर एक नाबालिग बच्ची के साथ बेल पे बाहर आने के दौरान उसकी मौत हो गई है। अब जिस शख्स पे मुकदमा चल रहा है, जब वही नहीं रहा तो फिर आगे मुकदमा क्या होगा। तो जब पुलिस की तरफ से ये फाइनल रिपोर्ट गई, कोर्ट के मुंशी ने ये आगे पहुंचाई, फिर रजिस्ट्रार साहब ने वहाँ के उस रिपोर्ट को देखते हुए इस केस और मुकदमे को हमेशा के लिए बंद कर दिया, क्योंकि अब अक्यूज़ तो जिंदा था ही नहीं, तो फिर किसको सज़ा देंगे और किसको कटघरे में खड़ा करेंगे। तब उस बच्ची का जो रेप का केस था और जिसमें आरोपी था, वो मुकदमा ख़त्म, वक्त से पहले, फाइल बंद, और बस एक मुकदमे का अंत हो गया। अब वक्त बीतता है। ये बात 27 फरवरी की थी जब डेथ हुई थी। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है। इसी दौरान में जो वो बच्ची थी, उस बच्ची की माँ को भी ये जानकारी मिली कि उनकी बच्ची का जो गुनहगार है उसकी मौत हो गई। पहले तो उन लोगों ने कहा कि चलो ऊपर वाले ने सही इंसाफ किया, लेकिन फिर उन्हें कुछ डाउट हुआ। अब उसी गांव की रहने वाली, थोड़ा सा गांव से अलग, उस बच्ची का परिवार, बच्ची की माँ को लगा कि ऐसे कैसे हट्टा कट्टा ठीक ठाक था, बेल पे बाहर आया, वापस जेल जाना था और उसकी मौत हो गई, उसके बाद सज़ा का ऐलान होना था। तो माँ एक पुलिस वाले की जैसे सोचने लगी। फिर उसने धीरे धीरे खुद ही अपने कुछ लोगों को भरोसे में लेकर नीरज और उसके आस पड़ोसियों और रिश्तेदारों से जासूसी करानी शुरू की कि उसकी मौत सच में हुई, कैसे हुई, कब हुई, कौन कौन लोग था। तो जब पता करना शुरू किया तो पता चला कि नीरज के बहुत सारे रिश्तेदारों को तो पता ही नहीं है कि नीरज की मौत हो चुकी है, जो उस गांव में नहीं बल्कि दूर दराज के दूसरे गांव में आसपास में फैले हुए थे। पड़ोसियों तक को ये नहीं मालूम था कि नीरज की अचानक मौत कैसे हुई, क्या बीमारी थी। फिर उसने पता किया कि अंतिम संस्कार में भी बहुत लोग नहीं जुटे थे। अब गांव एक परिवार जैसा होता है। आमतौर पर किसी की ऐसी मौत होती है तो वो तमाम लोग इकट्ठे होते हैं। शहर में बेशक ऐसा ना हो। तब ये चीज़ें उसको बड़ी अजीब लगी। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। अब उसकी तो इतनी हैसियत थी कि इतनी जासूसी कर सके, इससे आगे क्या करे। तो उस बच्ची की माँ पुलिस के पास गई और पुलिस के पास जाकर कहा कि मुझे शक है कि नीरज जिंदा है और उसने ये झूठे सर्टिफिकेट और सारी चीज़ें बनाई हैं। अब पुलिस के पास जब वो पहुंची तो पुलिस ने तो पहले यूं ही टाल दिया कि नहीं हमने पता करवा लिया। उन्होंने कहा हम एक बार और चेक कराते। उन्होंने कहा एक बार और चेक करा लिया, वो मर चुका है। अब माँ को उन्होंने टरका दिया, लेकिन माँ को ये लगा कि उसकी बेटी का गुनहगार जिंदा है और उसकी मौत नहीं हुई है, इसलिए वो कोर्ट पहुँच गई। और कोर्ट में उसने जाकर कहा कि जिस केस को आपने बंद किया है, जिस डेथ सर्टिफिकेट के आधार पर, वो शख्स जिंदा है और आप पुलिस से कहिए कि वो उसे तलाशे। अब कोर्ट को लगा, कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया। वहाँ के पुलिस वाले से कहा कि भैया आप इसकी एक रिपोर्ट दीजिए कि सच्चाई क्या है। अब कोर्ट का ऑर्डर था, पुलिस वालों को मानना ही था। पुलिस ने अपनी एक टीम बनाई। पहले तो अपनी एक टीम को भेजा उस इलाके में पूछा आस पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से। तो पहली बार पुलिस को पता चला कि उनमें से भी ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि नीरज की मौत 27 फरवरी को हो चुकी है। और ये महीना चल रहा है जून जुलाई का, करीब 5-6 महीने हो चुके हैं। तब पुलिस के भी कान खड़े हुए कि ये कैसे हो सकता है। फिर इसके बाद उस बीडीओ के पास पहुंचा गया जिन्होंने जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए थे, और फिर जो रजिस्ट्रार थे। तो इन सब को अदालत ने कहा कि अभी अपनी अपनी रिपोर्ट दीजिए, डेथ सर्टिफिकेट कैसे बना, क्या बना। अब वो सारे कागजात मंगाए गए। तब उसमें चिता की तस्वीर थी जिस पे नीरज की चिता सजी हुई थी, वो लेटा हुआ था। साथ में लकड़ियों के ख़रीदने की रसीद थी। अब फिर पुलिस की टीम और बाकी सब गए उस जगह पे जहाँ से रसीद था, वो पते पे पहुँचे कि भैया ये लकड़ियाँ ख़रीदी। उन्होंने कहा हाँ जी ख़रीदी, उसके पिता ने ख़रीदी थी, उसके पिता आए थे यहाँ पर और वही ये लकड़ियों को लेकर गए थे।
लेकिन चिता और उस अंतिम संस्कार में शामिल होने वाले गवाह नहीं मिल रहे थे। अब पुलिस को लगा कि कुछ गड़बड़ है। इसी के बाद पुलिस ने नीरज के पिता को उठा लिया और पिता को उठाने के बाद पूछा कि बताओ कि तुम्हारे बेटे की मौत हुई, पूरे गांव को, तुम्हारे रिश्तेदारों को, किसी को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर कैसे मान लिया जाए। तो आखिरकार पिता को जब पुलिस ने उठाया, थाने लाए, थोड़ी सख्ती की, तो उसके पिता ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि उसका बेटा जिंदा है, लेकिन कहाँ है हमें नहीं मालूम। तो उन्होंने पूछा ये क्या था। उसने कहा जब वो ज़मानत पर आया तब उसके बाद अदालत का फैसला आना था अगले कुछ महीने में, और उसे मालूम था इसके बाद उसे ज़मानत मिलनी नहीं है और फैसला उसके ख़िलाफ़ जाएगा। पॉक्सो एक्ट के तहत भी मामला है, नाबालिग के साथ रेप का मामला है, और इधर जो देश में हवा है ऐसी चीज़ों में अदालत बहुत सख्त भी है। तो कम से कम उम्र कैद या 10 साल के लिए तो वो गया, तो उसे ये था कि इतने साल जेल में रहना नहीं है तो क्या करे। तो इसीलिए उसने फिर ये साजिश रची। जब वो ज़मानत पर आया तो उसने अपने पिता से कहा कि मुझे मरना है लेकिन कागज़ों में, और फिर मैं कहीं छुप जाऊंगा और उसके बाद ये केस बंद हो जाएगा। उसके बाद मैं कहीं और किसी शहर चला जाऊंगा, पढ़ा लिखा हूँ, कहीं नौकरी कर लूँगा। बाप भी अपने बेटे की मोहब्बत में तैयार हो गया साजिश में शामिल होने के लिए। इसके बाद बाप बेटे ने मिलकर फिर एक साजिश रची। इन्होंने शमशान से जाकर लकड़ियाँ खरीदी, उसकी रसीद ली। उसके बाद एक असली शमशान छोड़कर किसी एक खुले मैदान में बाकायदा चिता सजाई। चिता पूरी तरह जैसे वैसी होती है। फिर उस चिता पे अपने बेटे को लिटाया और उस बेटे को लिटा के उसको वैसे ही एक मुर्दे की एक्टिंग कराई। तस्वीर ये रियल है जो आप देखेंगे उस वक्त की, क्योंकि ये सबूत के तौर पर दिया गया था पुलिस स्टेशन में और रजिस्ट्रार ऑफिस में। सब कुछ करने के बाद तस्वीर खींची गई। उसके बाद बेटा चिता से उठा और फिर गायब। चिता की लकड़ियाँ भी फिर इधर उधर चली गई। और उसके बाद वो कुछ दिन बाद पहुंचते हैं और डेथ सर्टिफिकेट ले लेते हैं, पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दे देते हैं, अदालत में मुकदमा ख़त्म हो जाता है। अब जब ये सारी कहानी आई, या पुलिस के सामने ये थी कि नीरज को ढूंढो वो कहाँ है, इधर उधर दबिश डाली। फिर अब चूँकि बाप को उठा चुके थे तो बेटे को लगा कि उसकी वजह से उसका बाप जो है वो जेल में है। तो फिर आखिरकार 17 सितंबर 2022, पिछले महीने की बात है, लगभग फरवरी से जो फरार था, 17 सितंबर 2022 को नीरज ने खुद आकर लोकल पुलिस में सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने के बाद कोर्ट में उसे पेश किया गया। कोर्ट में पेश होने के बाद एक नया मुकदमा तो चला, ये 420 जालसाजी का, लेकिन एक मुकदमा जो खुद अदालत ने अपने फैसले में बंद कर दिया था, उसे दोबारा खोलने का हुक्म सुनाया गया। उसके बाद उस पर दोबारा बहस शुरू होगी। अभी शुरू हुई नहीं है, शायद तारीख अगले महीने से है। तो अब दोबारा वो मुकदमा जो बंद हो गया था एक ज़िंदा मुर्दा के चक्कर में अब शुरू होगा, और उस मुकदमे पे अब दोबारा फ़ैसला आएगा। और फ़ैसला शायद नीरज जानता है कि क्या होगा, इसीलिए उसने ज़िंदा होते हुए भी मुर्दा बनने की एक्टिंग की। लेकिन ज़िंदा और मुर्दा बनने की ऐसी बहुत सारी कहानियाँ आई, पर इस तरीके से चिता पर लेट कर ख़ुद को एक मुर्दे के तौर पर दिखाना, तस्वीर खिंचाना और फिर उसको एक दस्तावेज़ के तौर पर सरकारी दफ्तरों में पहुँचाना, शायद ये पहला मामला है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज दिनेश सिंह इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दिनेश जी। और हरितिका अधिकारी जी ने भेजा, उनके हस्बैंड हैं ये, दिल्ली से हैं ये। साथ ही आद्विक सैनी, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आद्विक। और विनीत कुमार ने भेजा है, उनके बेटे हैं नैनीताल से। दीपक सिन्हा का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे दीपक। और शशि भूषण जी ने भेजा है। आकाश विश्वकर्मा, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आकाश। और शिखा मिश्रा ने भेजा है। साथ ही कुंदन यादव झारखंड से हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे कुंदन साहब। मोहम्मद अब्दुल्ला, इनका भी आज बर्थडे है। अब्दुल्ला साहब की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियाँ आई, बहुत सारी तकलीफ़ें आईं, लेकिन दुआ यही है कि सब कुछ अच्छा हो, हौसला रखिएगा अब्दुल्ला साहब। और निज़ामुद्दीन ने भेजा है, तो यही हम सब दुआ कर सकते हैं कि आप हमेशा अच्छे रहें और जो भी आपकी परेशानियाँ दूर हों। अंकित विमल के भांजे का भी आज जन्मदिन है, लेकिन इन्होंने अपने भांजे का नाम ही नहीं लिखा, लेकिन हैप्पी बर्थडे अंकित साहब, अपने भांजे को विश कर दीजिएगा पूरी टीम की तरफ से। मयूरी निकम के पापा का भी आज जन्मदिन है, और इन्होंने भी अपने पापा का बर्थडे वो नाम नहीं लिखा, 64th बर्थडे है शायद, तो मुंबई से हैं ये। एंड थैंक यू सो मच मयूरी, आपके इस छोटे से मेल के लिए। साथ ही आशुतोष सिंह, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे आशुतोष। इसके अलावा उज़मा और फजल
जर्मनी से हैं और इन दोनों की आज मैरिज एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को बहुत बहुत मुबारकबाद। प्रदीप पालीवाल, इन्होंने कहानी की फरमाइश की है। इसके अलावा राज्य लक्कड़, दिव्येश, विशाल, जैनिश, तमाम लोगों का शुक्रिया आप कहानी सुनने का। इसके अलावा शायद इनकी 15 लोगों की और टीम है जो क्राइम तक की कहानियाँ सुनती है और KGB की कहानी सुनना चाहते हैं तो मैं जल्दी सुनाता हूँ आपको। अभिरंजन कुमार ने कहानी की फरमाइश की। इसके अलावा राज, सनम, साथी विश्व, दीपक और 1-2 लोग और हैं। कल की कहानी में एक मैंने गलती की थी, मैंने कई जगह पर जहाँ पे मुझे मितेश बोलना था मैं डॉक्टर अभिनंदन बोल रहा था और मैंने मितेश को भी शायद ज़्यादातर जगह पे मुकेश बोल दिया, तो उसके लिए माफ़ी। और डॉक्टर अभिनंदन वो थे जिससे जो कीनिया में वैशाली की कहानी की कल की बात कर रहा हूँ, जो पहली सगाई टूटी थी, और मितेश गौर वो जिससे आज ही 20 अक्टूबर है, देखिए आज ही शादी होनी थी, लेकिन इत्तेफाक से उससे पहले ही वैशाली ने अपनी खुद ही जान ली थी। मुन्ना मुखिया, इसके अलावा शकील अंसार, बिल्कुल ठीक हूँ, इन्होंने पूछा मैं कैसा हूँ। तारित कुमार राय एक कहानी की फरमाइश की है। शान शेख, थैंक यू सो मच आपके मेल के लिए। इसके अलावा ईशान ने कहानी की फरमाइश की है। मोनू जैन, निधि जैन और किरण जैन, थैंक यू सो मच आप लोगों का। इसके अलावा हतीम खान पाकिस्तान से हैं और एक कहानी की फरमाइश की है। विनय सिंह, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है। तो आज कहानी में इतना ही। वैसे कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले कि आजकल बड़ा फेस्टिव सा एकदम पूरा माहौल और मूड बना हुआ है। हमारे ऑफिस में भी इधर नीचे दिवाली मेला लगा हुआ है, तो गहमा गहमी है, रोशनी ही रोशनी है और मुझे रोशनी बहुत पसंद है। अंधेरे से डर लगता है, तो दिवाली का त्यौहार मुझे बहुत पसंद आता है, इसीलिए कि हर तरफ रोशनी बिखरी होती है तो खूबसूरत लगता है। आपको अपना शहर, अपनी गली, अपना घर, सब कुछ अच्छा लगता है। तो एडवांस में भी हैप्पी दिवाली। लेकिन अभी कहानी का सिलसिला जारी रहेगा, तो कल आपसे मुलाकात होगी रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।